हेलो स्टूडेंट्स, IB टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 2020 का इवेंट क्वेश्चन ट्रैक्शन 2 का डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी आपके जस्ट जो सीनियर थे आपसे पहले वाले बैच के, उन लोगों को ये क्वेश्चन पूछा गया है। ट्रैक्शन 2 के अंदर कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो बहुत डिटेल में हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से एक एक ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपके फ्रेंड को, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनके पास वीडियो नहीं पहुंच पाता है और उनको दिक्कत होती है, तो उन तक पहुंचाइएगा आप, तो उनको भी हेल्प होगा। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम लोग एक एक करके पूरा ट्रैक्शन 2 का जो ऑब्जेक्टिव है वो सारा ऑब्जेक्टिव MCQs क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है इसके अंदर, वो क्वेश्चन है आपका जनरली फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई यूज इन 3 फेज AC सिस्टम। यानी हम लोग 3 फेज AC सिस्टम के अंदर फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है, फ्रीक्वेंसी कौन सा यूज़ करते हैं। तो सबको मालूम है हम लोग 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं। तो जनरली 50 हर्ट्ज़ ही फ्रीक्वेंसी ट्रैक्शन के अंदर भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, पहले किया जाता था कम, लेकिन आजकल हम लोग जितना भी है, चाहे सिंगल फेज हो या 3 फेज, 50 हर्ट्ज़ ही हम लोग सप्लाई को यूज़ करते हैं। तो 50 हर्ट्ज़ इसका करेक्ट आंसर ए हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेकर इज प्रोवाइडेड। यानी हम लोग ट्रैक्शन की बात हो रही है यहाँ पर। आपको मालूम होगा लोकोमोटिव के अंदर आपको हमने बताया है कि ट्रैक्शन के अंदर हम लोग सर्किट ब्रेकर का यूज़ करते हैं। तो ये सर्किट ब्रेकर कहाँ पर लगा हुआ है, क्या काम कर रहा है, वो पूछा जा रहा है। तो पूछ रहा है इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेकर इज प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड कर रहा है, तो बिटवीन द करंट कलेक्टर एंड मेन वायरिंग। सही बात है। तो हम लोग मेन वायरिंग, यानी यहाँ पर आपका पेंटोग्राफ लगा रहता है, ये आपका लोकोमोटिव का छत होता है, और यहाँ पर सर्किट ब्रेकर, और उसके बाद सप्लाई आपकी ट्रांसफार्मर और अंदर की वायरिंग के पास जाती है। तो पहला बात कहा गया बिटवीन द करंट कलेक्टर एंड मेन वायरिंग। दूसरा बात कहा गया ऑन लोकोमोटिव टू प्रिवेंट द इक्विपमेंट अगेंस्ट करंट, यानी आपका करंट से बचाने का, या आप बोल सकते हैं शॉर्ट सर्किट से बचाने का काम करता है। तीसरा लिखा गया विथ हैंडल टू ट्रिप, ये भी सही बात है। यानी सर्किट ब्रेकर, एक तो हम फॉल्ट की स्थिति में ये ऑटोमेटिक क्या होता है, सर्किट ब्रेकर आपका ऑपरेट करता है, लेकिन मैनुअली भी हम इसको, जैसे आपके घर में MCB होता है तो मैनुअली भी हम लोग उसको ट्रिप करा सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग बड़े बड़े सर्किट ब्रेकर हो, चाहे लोकोमोटिव या सब स्टेशन कहीं पर भी लगा हो, हम लोग हैंडल के द्वारा या स्विच के द्वारा भी उसको ऑपरेट करा सकते हैं। तो विथ हैंडल टू ट्रिप इट, सही है। तो ये इसका डी करेक्ट आंसर होगा। यानी ये सारी बात सही है सर्किट ब्रेकर से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है इन क्लासिफिकेशन ऑफ AC लोकोमोटिव वैम फर्स्ट लेटर W इंडिकेट। तो हमने नॉमेनक्लेचर पर आपको पहले भी बताया है, वीडियो बनाया हुआ, आप नॉमेनक्लेचर का वीडियो देखिएगा, आपको सारा वैम वैप वैक किस तरह से लिखा जाता है, W क्या इंडिकेट करता है, A क्या इंडिकेट करता है, ये सारा चीज़ डिटेल में बताया हुआ। तो शॉर्ट में आपको फिर से बता देते हैं, क्योंकि दो क्वेश्चन इसमें, फिर यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछा हुआ है इस पर नॉमेनक्लेचर पर। तो इसका इमेज हमने डाउनलोड किया है, इमेज आपको हम दिखा देते हैं। ये रहा इमेज, जिसके अंदर ये इमेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एग्जाम में आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा। तो ये मेनली 3 डिजिट आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो वैम चाहे हो वैप हो जो भी हो, तो ये पहला जो लेटर है ये गेज को इंडिकेट करता है। गेज मतलब आपका क्या, ब्रॉड गेज हो सकता है, मीटर गेज हो सकता है, नैरो गेज हो सकता है। और नैरो गेज का 2 टाइप होता है। ब्रॉड गेज अगर है यानी चौड़ा है, तो उसके लिए W इंडिकेट किया जाता है, यानी आपका ब्रॉड गेज के लिए W यूज़ करते हैं हम लोग। मीटर गेज है यानी आपका इसके बीच में 1 मीटर की दूरी है, तो आपका हम Y से डिनोट करेंगे। नैरो गेज है तो हम लोग किससे डिनोट करेंगे, Z से डिनोट करेंगे। नैरो गेज में 2 तरीका हो सकता है, एक 2 फुट 6 इंच का हो सकता है नैरो, और एक 2 फीट का हो सकता है। ठीक है, यानी दोनों के बीच में 2 ही फीट आपकी दूरी होगी। तो ये हम लोग नैरो बहुत कम, चिड़ियाघर वगैरह गए होंगे तो देखा होगा, वहाँ पर पटरी बहुत सटा हुआ रहता है, तो वहाँ पर नैरो गेज यूज़ होता है। बाकी हर जगह पर हम लोग आजकल ब्रॉड गेज या सम केस में मीटर गेज यूज़ करते हैं। तो W आपका क्या इंडिकेट करता है, गेज को इंडिकेट करता है, यानी 2 पटरी के बीच की दूरी कितना है। तो अगर W है इसका मतलब वो ब्रॉड गेज है। ठीक है, इसके अलावा Y रहेगा, जैसे यम है, तो इस तरह का Y अगर पहला लेटर रहा तो वो मीटर गेज पर चलने वाला लोकोमोटिव होगा। ये लोकोमोटिव के आगे में लिखा हुआ होता है, वैम वैप जो भी है। दूसरा जो हमारा इंडिकेट करता है लेटर, वो पावर को इंडिकेट करता है, यानी कैसा पावर है, डीजल से चलने वाला है, AC से चलने वाला है, DC से चलने वाला है, या दोनों से चलने वाला। तो अलग अलग लेटर अलग अलग इंडिकेट करता है। जैसे D है तो डीजल से चलेगा,
ए है मतलब एसी सप्लाई से चलेगा, डी है मतलब सी है मतलब डीसी इलेक्ट्रिकल सप्लाई से, सी ए है मतलब एसी और डीसी दोनों से चलेगा, बी है तो बैटरी से। तो यहाँ पर अगर डी किसी ट्रेन में लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए वो किससे चलने वाला ट्रेन है, डीजल से चलने वाला। तो जनरली आप डी कम देखिएगा, ए ज़्यादा रहता है, वैप वैम इस तरह से। तो ए का मतलब आजकल जितना भी लोकोमोटिव वो ज़्यादातर एसी सप्लाई से चलता है, जो हम लोग ओएचटी में यूज़ करते हैं, सिंगल फेज एसी सप्लाई 25 केवी सप्लाई यूज़ करते हैं। तो ए रहेगा तो एसी। तीसरा लेटर जो यूज़ करते हैं हम लोग वो किस टाइप का सर्विस दे रहा है, लोड किस तरह का, यानी वो जो लोकोमोटिव है वो अपने पीछे किस तरह के बॉगी को खींचेगा, पैसेंजर वाले बॉगी को खींचेगा या सामान से लदा हुआ बॉगी को खींचेगा। तो इसके आधार पर इस लोकोमोटिव का नाम दिया जाता है। तो अगर ये लोकोमोटिव जो है वो बॉगी को यानी पैसेंजर को खींचने वाला ट्रेन है तो इसको हम लोग पी से दिखाते हैं। देखिए पी मतलब ये लोकोमोटिव पैसेंजर ट्रेन के लिए बना है, यानी पैसेंजर कोचेस को ये खींचेगा। और जो लोकोमोटिव है गुड्स को जो हेवी होता है, ज़्यादा पावर का होता है, यानी इस पर सामान लादा हुआ, आप देखिएगा कोयला लेके जा रहा है या और कोई चीज़ लेके जा रहा है तो उसके जो लोकोमोटिव होगा उसके आगे जी लिखा हुआ होगा, यानी वो गुड्स को कैरी करने वाला लोकोमोटिव है। और इसके अलावा मिक्स भी आता है, यानी पैसेंजर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और गुड्स कैरी करने के लिए भी यूज़ करते हैं, यानी ऐसा लोकोमोटिव जो दोनों पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है उसको हम लोग एम से डिनोट, यानी ये अगर एम किसी लोकोमोटिव में है तो ये दोनों तरह के बॉगी को खींच सकता है। इसके अलावा आपका शंटर भी होता है और यू मेमो या आपका नॉर्मल आपका बड़े बड़े शहर में चलता है, ठीक है, मेमो ट्रेन, डीएमयू ट्रेन, ये सारा। इसके अलावा ये क्लास या सब टाइप होता है, यानी कितना पावर का है, रेटिंग है, ये सब, मॉडल नंबर, ये सब होता है। तो मेनली 3 ही लेटर आपसे एग्ज़ाम के अंदर जनरली पूछा जाता है। तो ये सारा आपको चार्ट याद रखना है, एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, डब्ल्यू क्या इंडिकेट कर रहा है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। इतना बताने के बाद यहाँ वाला क्वेश्चन डब्ल्यू क्या इंडिकेट कर रहा है, पहला लेटर, तो ब्रॉड गेज अभी बताया तो इसका करेक्ट आंसर बी हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए वैम, तो वैम के अंदर डब्ल्यू सेम, पहले ब्रॉड गेज को ए सी को, एम क्या सूचित कर रहा है, तो एम अभी तुरंत आपको हम बताया था मिक्स टाइप को शो करता है, यानी दोनों तरह की ये ट्रेन को खींच सकता है, चाहे वो बॉगी को खींच सकता है, चाहे वो गुड्स हो या आपका पैसेंजर हो। लेकिन देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है इसमें, तो ऑप्शन के अंदर एम का इंडिकेट पूछ रहा है, लेकिन ऑप्शन दिया हुआ है मीटर गेज, ब्रॉड गेज, तो ये तो है नहीं, ये तो पहला लेटर सूचित करता है। यहाँ पर तीसरा लेटर के बारे में पूछ रहा है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ फ्रेट सर्विस, फ्रेट का मतलब भी गुड्स सर्विस ही होता है, याद रखिएगा, फ्रेट का मतलब गुड्स या सामान ढोने वाला। तो और चौथा ऑप्शन पैसेंजर, तो यहाँ पर एम का मतलब मिक्स है जो कि ऑप्शन में नहीं, तो हमारे अनुसार ये क्वेश्चन गलत हो गया, यानी इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अगर यहाँ पर फ्रेट हम लोग यूज़ करते हैं, अगर जी लिखा हुआ होता तब, और अगर लास्ट में पी लिखा हुआ होता तो पैसेंजर, लेकिन एम लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये मिक्स ट्रेन है, जो कि ऑप्शन में इसका आंसर नहीं है। तो इसका ये गलत क्वेश्चन है। अब बाकी आपको जो मारना है मार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर इज मोस्टली यूज इन लोकोमोटिव, लोकोमोटिव के अंदर कौन सा सर्किट ब्रेकर यूज़ किया जाता है। तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो ये आपका एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का उपयोग हम लोग लोकोमोटिव के लिए करते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट आपका 6ठा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, when अर्थिंग स्विच इज ऑपरेट ड्यूरिंग द कनेक्शन विद द 25 kV सप्लाई इट, यानी हम लोग 25 kV के साथ लगे हुए ऑपरेटिंग स्विच को ऑपरेट कराते हैं, यानी क्लोज कराते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, यानी अर्थिंग स्विच को क्लोज करते हैं। कोई भी इक्विपमेंट लगा हुआ है या आपका कोई भी सप्लाई है, इसमें अर्थिंग स्विच लगा हुआ होता है, अर्थिंग, तो अर्थिंग के साथ साथ हम लोग स्विच भी दे देते हैं ताकि हम लोग इसको कंट्रोल कर सकें। हम लोग यहाँ पर कुछ काम करना है तो हम लोग स्विच को ओपन कर देंगे, नॉर्मल स्थिति में क्लोज रखेंगे। तो कहा जा रहा है अगर स्विच क्लोज करेंगे तो क्या होगा, पहले लिखा हुआ है इंड्यूसेस द इक्विपमेंट, दूसरा लिखा हुआ डिस्चार्ज ऑल चार्ज इक्विपमेंट, तीसरा लिखा हुआ चार्ज ऑल डिस्चार्ज इक्विपमेंट। यानी देखिए लिखा हुआ तीसरे ऑप्शन में चार्ज ऑल डिस्चार्ज इक्विपमेंट, जो यानी जो भी डिस्चार्ज इक्विपमेंट है उसको चार्ज कर देगा क्या, तो नहीं, बल्कि अगर कोई इक्विपमेंट चार्ज हो गया, डिस्चार्ज द ऑल चार्ज इक्विपमेंट, यानी किसी इक्विपमेंट के अंदर कोई करंट आ गया है, लीकेज हो गया है, तो इसको अर्थ की तरफ भेज देगा और इसको डिस्चार्ज करने का काम करेगा, यानी करंट को अर्थ की तरफ भेज रहा है यानी डिस्चार्ज कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा।
ये 6 क्वेश्चन हो गया। 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इन लो वोल्टेज टैप चेंजिंग मेथड इट हैज़, लो वोल्टेज हमको रखना है तो टैप चेंजिंग का जो नंबर है वो क्या रखेंगे, हम ज़्यादा रखेंगे या कम रखेंगे। तो आपको मालूम है वोल्टेज, नंबर ऑफ टैपिंग हम लोग घटा देंगे तो वोल्टेज घट जाएगा, नंबर ऑफ टैपिंग बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स के अकॉर्डिंग हम लोग टैपिंग को रखते हैं, यानी नंबर ऑफ टैपिंग बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेगा, और नंबर आपको मालूम है ईएमएफ क्या है, वोल्टेज उत्पन्न होता है नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम लोग को टैपिंग वोल्टेज कम रखना है तो नंबर ऑफ टैपिंग पॉइंट्स भी कम रखेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, ए हो जाएगा, लेस नंबर ऑफ टैपिंग पॉइंट अगर लो वोल्टेज है तो इसका करेक्ट आंसर ए हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जनरली एन ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट कंसिस्ट हाउ मेनी टाइप। ये सर्किट ब्रेकर आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसके अलावा एक कॉन्टैक्टर भी डिवाइस होता है। तो चाहे सर्किट ब्रेकर हो, कॉन्टैक्टर हो, सब में आपका एक मेन इक्विपमेंट होता है, इसके मेन कॉन्टैक्ट होता है, इसके अलावा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट भी होता है। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है ये जो कॉन्टैक्ट्स है ये कितने प्रकार का हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर 4 है, यानी 4 प्रकार का है। बाकी आप इसके बारे में और थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आप और कहीं भी वेरीफाई एक बार कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, 8 क्वेश्चन हो गया था, 8, 9वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9th नंबर ऑफ क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, एडवर्स मिनिमम ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट फॉर मेंटेनेंस इज कॉल्ड, यानी ये मेंटेनेंस से रिलेटेड। अब पहला जो था ये आपका चैप्टर वाइज क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, यानी ये आपका जो क्वेश्चन था अब तक नॉमेनक्लेचर से या प्रोटेक्शन से रिलेटेड। अब ये मेंटेनेंस के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो मेंटेनेंस ऑफ लोकोमोटिव के अंदर एक टॉपिक है एडवर्स मिनिमम क्या है, या हम लोग चैलेंजर डिफेंडर किसको कहते हैं, नहीं पढ़ा है तो भी बहुत छोटा सा आपका यहाँ पर डिफिनेशन लिखा हुआ, हम उसको दिखा देते हैं, उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा खुद से। 1 मिनट, देखिए ये टॉपिक, देखिए यहाँ पर 2-3 पॉइंट लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं पढ़ा है तो। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डिफेंडर किसको कहते हैं, तो लिखा गया है द ऑपरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट इज कॉल्ड डिफेंडर, यानी कोई अगर मशीन है, काम कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, ऑपरेशन में है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द ऑपरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट इज कॉल्ड डिफेंडर। ठीक है, जो वर्क में है, यानी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम डिफेंडर कहलाएंगे। अगर हम आदमी की, टीचर की बात करें तो, और जो इक्विपमेंट मशीन की बात करें तो जो मशीन काम कर रहा है, ऑपरेट में है, वो डिफेंडर कहलाएगा। चैलेंजर किसको कहेंगे, द ऑपरेशन ऑफ द करंट बेस्ड अल्टरनेटिव इज कॉल्ड अ चैलेंजर, यानी हमसे भी अच्छा अल्टरनेटिव आपके पास अगर कोई है तो वो चैलेंजर कहलाएगा। ठीक है, अगर कोई मशीन है, उस मशीन को काम करते करते पुराना हो गया, लेकिन उससे अच्छा नया मशीन आपके पास अवेलेबल है, तो वो क्या कहलाएगा, मशीन चैलेंजर कहलाएगा। ठीक है, एक पॉइंट लिखा हुआ है, ये भी इससे ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, व्हेन द एडवर्स मिनिमम ऑफ द चैलेंजर इज लेस। एडवर्स कहते हैं किसी भी चीज़ के खराब स्थिति को, तो खराब स्थिति कम होने के आपका पॉइंट बना हुआ है, एडवर्स मिनिमम ऑफ द चैलेंजर इज लेस दैन दैट ऑफ डिफेंडर। अगर आपका एडवर्स मिनिमम चैलेंजर से कम है तो आप क्या करेंगे, डिफेंडर से, तो डिफेंडर देन द रिप्लेसमेंट इज़ क्लियरली एडवाइस, यानी आप किसी भी मशीन का एडवर्स मिनिमम ख़राब होने की स्थिति चैलेंजर से अगर कम हो जाए, डिफेंडर का जो ऑपरेट कर रहा है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना होगा, मशीन को रिप्लेस करना होगा। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है, वो ख़राब पढ़ा रहा है, आपको पसंद नहीं है, तो आपका अगर बेस्ट अल्टरनेटिव अवेलेबल है तो आप क्या करेंगे, उसकी तरफ स्विच करेंगे, यानी आप रिप्लेस करेंगे। तो बस यही पॉइंट लिखा हुआ है। तो आते हैं ऑब्जेक्टिव पर। ऑब्जेक्टिव में देखिए क्या पूछा हुआ है, तो पूछा गया है एडवर्स मिनिमम एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट फॉर मेंटेनेंस, एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट के लिए जो एडवर्स मिनिमम वो क्या कहलाएगा, तो अभी आपको हमने बताया डिफेंडर कहलाएगा, और जो बेस्ट अल्टरनेटिव होगा उसको हम लोग चैलेंजर कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, डिफेंडर। दूसरा क्वेश्चन जस्ट पूछा हुआ है रिलेटेड पॉइंट से, जो अभी बताया आपको, द एडवर्स मिनिमम ऑफ द चैलेंजर इज लेस दैन दैट द डिफेंडर। ठीक है, चैलेंजर से आपका डिफेंडर का एडवर्स मिनिमम कम हो गया, तो उस स्थिति में क्या कीजिएगा, तो रिप्लेसमेंट आपका एडविजिबल होगा, यानी आप उसको बदल दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो गया। तो ये टोटल 10 क्वेश्चन हो गया। 11वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 11वां क्वेश्चन पूछा गया है,
अंडर आइडियल मेंटेनेंस व्हेन द इक्विपमेंट आर एक्चुअली फेल कम्स अंडर, यानी आपका आइडियल मेंटेनेंस के अंतर्गत जो इक्विपमेंट फेल हो जाता है उसका जो हम लोग मेंटेनेंस करेंगे वो कौन से मेंटेनेंस के अंदर आएगा। तो पहला प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, दूसरा रनिंग मेंटेनेंस है, तीसरा ट्रबल शूटिंग है और चौथा में ऑल ऑफ दिस है। तो आपने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पहले भी पढ़ा होगा, मशीन के अंदर भी, इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर मेंटेनेंस के अंदर भी पढ़ा होगा। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहते हैं फेल होने से पहले जो मेंटेनेंस हम लोग करते हैं ताकि कोई मशीन फेल नहीं हो, उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहते हैं। तो यानी कि ये पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बात हो रहा है, फेल की बात हो रही है, एक्चुअली फेल हो जाए इक्विपमेंट, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, ये गलत हो गया। दूसरा रनिंग रिपेयर, ये आपका ऑप्शन सही है। यहाँ पर देखिए हम लोग वहाँ पर मशीन में ब्रेकडाउन मेंटेनेंस बोलते थे और यहाँ पर इसको रनिंग रिपेयर बोला जा रहा है, यानी जब कोई मशीन फेल हो जाए और उस समय इसका रिपेयर का काम हो, मेंटेनेंस का काम हो, तो उसको रनिंग रिपेयर बोला जाएगा। ठीक है, बाकी आपका ट्रबल शूटिंग नॉर्मल मेंटेनेंस जो होता है उसको हम लोग ट्रबल शूटिंग देख रेख के अंदर जो भी चीज़ होता है चार्ट बनाते हैं, ट्रबल शूटिंग कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फ्रीक्वेंसी एंड शेड्यूल पीरियड ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द कंप्लीट इंस्पेक्शन फॉर द एसी लोकोमोटिव को कितना दिन में कितना हम लोग को मेंटेनेंस करना चाहिए। तो इसका ए करेक्ट आंसर होगा, यानी महीना में कम से कम 2 बार होना चाहिए। और किसी ऑप्शन में ऑल ऑफ दिस भी रहता है, तो ऑल ऑफ दिस भी होगा अगर दिया हुआ रहेगा तब, जब आपका मंथली 2 आवर, देखिए यहाँ पर 2 मंथ में 4 घंटा, लेकिन 4 मंथ में 8, लेकिन यहाँ पर देखिए ईयरली 16 घंटा दे दिया, तो ये गलत है। बाकी अगर सब ये तीनों रहता, ऑल ऑफ दिस रहता, तो ऑल ऑफ दिस आंसर होता है इसका, लेकिन यहाँ पर ऑल ऑफ दिस नहीं है और ये वाला ऑप्शन गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, यानी महीना में आप 2 घंटा रिपेयर का काम करेंगे, कंप्लीट इंस्पेक्शन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 13वां क्वेश्चन, इन प्रोटेक्शन स्कीम रिले फंक्शन। ये तो बहुत अच्छे से आपको मालूम होगा रिले क्या काम करता है, स्विच गियर प्रोटेक्शन में डिटेल में पढ़ा आपने। तो रिले का काम सेंसिंग का काम होता है, सेंस करके सर्किट ब्रेकर को इन्फॉर्मेशन भेजता है और सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होता है, ट्रिप होता है, तो सेंसिंग का काम रिले का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है बकहोल्स रिले। ये तो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, में टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस हो, आपका ट्रांसफार्मर हो, किसी बहुत सारा पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है बकहोल्स रिले किस पर ऑपरेट करता है। तो ये गैस एक्चुएटेड रिले होता है, ये ऑयल से भरा हुआ होता है, लेकिन ट्रांसफार्मर में जो ऑयल जब डिकम्पोज होता है तो गैस उत्पन्न होता है और उसी गैस की वजह से यहाँ पर इसके बीच में यानी कंजर्वेटर टैंक और आपका सर्किट मेन टैंक के बीच में आपका रिले लगा होता है और रिले आपका ऑपरेट होता है, लेकिन किस पर, तो गैस के आधार पर होता है, तो इसको हम लोग गैस एक्चुएटेड रिले कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो गया। कितना हो गया, 14 क्वेश्चन हो गया। 15 क्वेश्चन पूछा जा रहा है बेसिकली लाइटनिंग अरेस्टर क्या है, ये भी पढ़ा हुआ आपका। तो लाइटनिंग अरेस्टर क्या होता है, एक प्रकार का सर्ज डाइवर्टर होता है। या लाइटनिंग को या सर्जेस को जो इंटरनल प्रोड्यूस हो या एक्सटर्नल हो, उसको क्या करता है, अर्थ की तरफ भेज देता है। कोई भी इक्विपमेंट इसको बचा लेता है, तो ये एक तरह से क्या करता है, सर्ज को या लाइटनिंग को डाइवर्ट करने का काम करता है, इसीलिए इसको हमको क्या कहते हैं, सर्ज डाइवर्टर कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी इसका करेक्ट आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन कितना हो गया, 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अर्नो कन्वर्टर। ये तो पूरा टॉपिक बना हुआ, आपने वीडियो भी देखा होगा, नहीं देखा तो जल्दी से देख लीजिए। अर्नो कन्वर्टर कैसे काम करता है, ऑपरेशन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अर्नो कन्वर्टर के बारे में लिखा गया है, ये क्या काम करता है, तो ये सिंगल फेज से 3 फेज के अंदर कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट सिंगल फेज टू 3 फेज। नॉर्मल हम लोग जो ये भी याद रखिएगा, अभी जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं लोकोमोटिव, पहले डीसी सीरीज मोटर यूज़ होता था, ठीक है, लेकिन नाउ डेज हम लोग अर्नो कन्वर्टर यूज़ करते हैं और 3 फेज इंडक्शन मोटर हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब डीसी सिस्टम यूज़ होता था तब डीसी सीरीज मोटर यूज़ होता था, लेकिन नाउ डेज हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर यूज़ करते हैं और कन्वर्टर के लिए अर्नो कन्वर्टर यूज़ करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 16 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है लीनियर इंडक्शन मोटर है। तो लीनियर इंडक्शन मोटर डिटेल में वीडियो बना हुआ है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। लीनियर इंडक्शन मोटर क्या है, तो इसका मोशन कैसा होगा, लीनियर मोशन होगा, ठीक है। इसमें 2 पार्ट होता है, एक रोटर होता है, एक स्टेटर होता है। तो जो पटरी होता है वो स्टेटर की तरह, बाकी ट्रेन के अंदर जो वाइंडिंग कॉइल है वो रोटर की तरह बिहेव करता है। तो इसमें मोशन जो होगा लीनियर मोशन होता है। सिर्फ ट्रेन नहीं बल्कि बहुत जगह पर जहाँ पर स्लाइडिंग का यूज़ होता है, जैसे दरवाज़ा खोलने में बंद करने में, बहुत जगह पर हम लोग लीनियर
इंडक्शन मोटर का उपयोग करते हैं। तो इसमें मोशन होगा लीनियर मोशन, ए इसका आंसर हो गया। तो 10 पर 15 16 17 हो गया क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रीफेबल मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ लीनियर इंडक्शन मोटर, यानी लीनियर इंडक्शन मोटर को हम लोग किस तरह से स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका जो स्पीड कंट्रोल मेथड होता है, देखिए यहाँ पर ऑल ऑफ दिस लगा हुआ टिक, लेकिन ये गलत। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछ रहा है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वेरिएबल वोल्टेज, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, तो अब दोनों तो एक दूसरे को अपोजिट है, तो ऑल ऑफ दिस कैसे मार दिया कोई भी स्टूडेंट, तो ये तो एकदम साफ साफ गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, यानी हम लोग फ्रीक्वेंसी को वैरी कराकर या वोल्टेज को वैरी कराकर हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं लीनियर इंडक्शन मोटर का है, और जो फ्लक्स होता है वो कांस्टेंट होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सेकेंडरी ऑफ द लीनियर इंडक्शन मोटर नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ द कंडक्टिंग प्लेट। जो लीनियर इंडक्शन मोटर का सेकेंडरी होता है, अगर लीनियर इंडक्शन मोटर टॉपिक आपका पढ़ा हो तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा, इसमें हम लोग एक प्राइमरी दूसरा सेकेंडरी की तरह काम करता है। तो सेकेंडरी हम लोग जनरली क्या करते हैं, जो पटरी होता है इसी को हम लोग सेकेंडरी कंसीडर करते हैं। तो ये कैसा है, लैमिनेटेड रहता है या सॉलिड रहता है, तो सिंपल बात है सॉलिड रहता है। तो ये जो आपका सेकेंडरी कह रहा है, सेकेंडरी ऑफ द लीनियर इंडक्शन मोटर नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ द कैसा प्लेट, तो सॉलिड प्लेट। करेक्ट आंसर इसका क्या है, सी होगा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है द मेन एडवांटेज ऑफ द लीनियर इंडक्शन मोटर, डिसएडवांटेज क्या है लीनियर इंडक्शन मोटर का, ओवर हीटिंग होता है, हाई मेंटेनेंस है, पुअर एफिशिएंसी एंड लो पावर फैक्टर। तो इसका करेक्ट आंसर सी है, यानी इसकी इफिशिएंसी पुअर होती है और पावर फैक्टर लोअर होता है। क्यों होता है, क्योंकि आपका स्टेटर और रोटर भाग जैसे नॉर्मल रोटेटिंग मशीन होता है, तो वहाँ पर स्टेटर और रोटर के बीच में एयर गैप जो होता है वो लगभग 1 mm होता है, जबकि आपका इसमें स्टेटर और रोटर दोनों लीनियर है, इस तरह पे ये बॉगी के अंदर है और पटरी नीचे है, तो काफ़ी गैप होता है, लगभग बुक के अंदर देता है 25 mm, तो काफ़ी ज़्यादा गैप है ये। तो जिसकी वजह से गैप, एयर गैप ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर इफ़िशियंसी इसकी पुअर होती है और पावर फैक्टर भी लोअर होता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। बाकी स्पीड एकदम ज़बरदस्त रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। लीनियर इंडक्शन मोटर बड़े बड़े मेट्रो में इस समय यूज़ किया जाता है। तो ये टोटल 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।